हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लाग क्राइटेरियन एंड द न्यूक्लियर फ्यूजन बाय श्वेता मेहरा। तो लॉसन क्राइटेरियन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्लाज्मा के बारे में। कल हमने थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में हमने डिस्कस किया था कि प्लाज्मा कैसे बनता है, कि प्लाज्मा जो हमारे आयनाइज्ड एटम और जो इलेक्ट्रॉन के जो कोलिजन बनता है उससे हमारा क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। ये जो मिक्सचर होता है इलेक्ट्रॉन्स का और आयनाइज्ड एटम का, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। और ये एटम्स और आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते हैं और इनमें वेरी रैपिडली। ठीक है। तो अब उसके आगे आता है हमारा ये लॉसन क्राइटेरियन। ठीक है, क्राइटेरियन भी बोल सकते हैं। तो जब हम हीट करते हैं प्लाज्मा को ऑन द फ्यूजन फ्यूल टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, तो हम नोट कर सकते हैं कि जो हमारा जो कंट्रोल रिलीज हो रहा है वो यूज़फुल है थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ठीक है। और मीन्स हमारा ये है कि जब हम प्लाज्मा को वेरी हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं ऑफ द फ्यूजन फ्यूल, तो हम नोट करते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा है वो काफ़ी कंट्रोल रिलीज़ हो रहा है इन द थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी में, जो कि क्या हो रही है? यूज़ हो रही है। ठीक है। इन द फ्यूज़न रिएक्शन जो हमारा जो इग्निशन है, तो वो कैसा होता है? सेल्फ सस्टेनिंग होता है। मतलब कि जब एक बार प्लाज्मा को अटेन किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, जो फ्यूज़न अक्कर होता है, तो वो उसका एक सिग्निफिकेंट रेट होता है और जो एनर्जी रिलीज होती है या जनरेट की जाती है, वो उसको सफिशेंटली क्या किया जाता है? हाई किया जाता है टू मेंटेन द टेम्परेचर। ठीक है। This required is usually stated in the form of the Lawson creation में, Lawson criterion में। ठीक है। जो टोटल यूजफुल रिकवरेबल एनर्जी है मस्ट बी एट लीस्ट क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट होनी चाहिए टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग मैटर। ठीक है। तो हमारे पास कुछ इसकी डिटेल्स हैं। ठीक है। जैसे फर्स्ट है कि जो प्लाज्मा है उसको पहले इतना हीट किया जाता है, ठीक है, बाय पासिंग ए स्ट्रॉन्ग करंट थ्रू इट। प्लाज्मा के अंदर हमने क्या किया? करंट, स्ट्रॉन्ग करंट पास करवा दिया। ठीक है। तो करंट जो था हमारा वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो उसका जो टेम्परेचर कितना राइज हो गया? वो हो गया अबाउट टू 10⁻⁷ केल्विन। ठीक है, वो प्रोड्यूस हो गया। द करंट मस्ट बी सो स्ट्रॉन्ग द टेम्परेचर इज अबाउट 10⁻⁷ केल्विन इज प्रोड्यूस। ठीक है। बियॉन्ड दिस टेम्परेचर लिमिट दिस मेथड इज फेल बिकॉज कि जो रेजिस्टेंस है प्लाज्मा का वो क्या हो जाता है? 10⁻⁷ केल्विन पे क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? जूल हीट जनरेशन फॉल। क्या बोलते हैं? जूल्स हीट जनरेशन फॉल। ठीक है। फिर बाय कंप्रेसिंग द प्लाज्मा यूजिंग द इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, जब हम प्लाज्मा को इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स से क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द प्लाज्मा। ठीक है। क्या रिजल्ट आता है हमारा? in the form of the flow of electric current through the plasma. This method is based on that fact कि जो टू पैरेलल करंट है इन द सेम डायरेक्शन में वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को।
ठीक है, क्या मेथड अप्लाई किया गया है कि दो पैरेलल करंट है, एक सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो प्लाज्मा है उसके पास करंट है जो कि लार्ज क्या बना रही है, नंबर ऑफ प्लाज्मा थ्रेड बना रही है। यानी हमारा जो करंट है प्लाज्मा के अंदर, the plasma carrying current as made up of a large number of plasma thread, और सभी में क्या होगा, करंट होगा, और उनकी सबकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अगर वो ये पैरेलल जा रही है तो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी तो वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी टू द नॉर्मल ऑफ एक्सिस। ठीक है, उसने कई सारी प्लाज्मा ऐसे थ्रेड बना लिए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जब हम करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है और वो पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, सेम प्लाज्मा भी एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेगी और वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, कंप्रेस हो जाएगी और जो क्या हो जाएगी, नॉर्मल टू द एक्सिस। इसको बोलेंगे कंटेनमेंट ऑफ प्लाज्मा। क्या बोलेंगे हम, द कंटेनमेंट ऑफ द प्लाज्मा। ठीक है, कंटेनमेंट ऑफ प्लाज्मा इट मीन्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है उसके अंदर, प्रोड्यूस हो रहा है प्लाज्मा के अंदर, जिसको हम बोलेंगे पिंच इफेक्ट। क्या बोलेंगे, पिंच इफेक्ट। द कंटेनमेंट ऑफ प्लाज्मा बाय यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो हमारा कंटेनमेंट बना ड्यू टू द कंप्रेशन, वो क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है या फिर वो इफेक्ट कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम पिंच इफेक्ट। फिर आता है प्लाज्मा कंटेनमेंट। ठीक है, जब हमारा प्लाज्मा कंटेनमेंट है उसको हीट किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर, इज़ अबाउट 10⁻⁸ केल्विन में, तो उसको वहाँ पे कन्फाइंड किया जाता है, मतलब वहाँ पे उसको रखा जाता है इन द फ्यूज़न रिएक्टर में। ठीक है, बहुत ही लंबे टाइम के लिए। ठीक है, as the plasma at such temperature has tendency to escape। अगर प्लाज्मा को हम इतने हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, उसकी टेंडेंसी है कि वो वहाँ से एस्केप हो जाए। और ठीक है, तो बाय द सम स्पेशल मेथड आर रिक्वायर्ड टू कन्फाइनमेंट, तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स रखने पड़ेंगे कि वो इतने टेम्परेचर पे, ठीक है, वो इतने टेम्परेचर पे क्या हो, यहाँ से एस्केप ना हो, इसलिए हमें कुछ स्पेशल मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। लाइक हमें लो डेंसिटी गैसेस प्लाज्मा लेना पड़ेगा, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। जो मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट से क्या होगा, जो ये हमारी प्लाज्मा है वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएगी। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए मेथड इन विच the moving charged particle experience force due to the magnetic field, or as a result the charged particle are डिफ्लेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम द लीनियर पाथ, और वो क्या हो जाएंगे, एस्केप नहीं होंगे। ठीक है, जो प्लाज्मा के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सपीरियंस करेंगे फोर्स को ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस में, जब हम उसको मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल कहीं से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे क्योंकि वो कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने लीनियर पाथ से, तो जिसकी वजह से वो क्या होंगे, एस्केप नहीं होंगे। ठीक है, कुछ जो एनर्जी मिलती है बाय द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से, वो किस में यूज़, इजीली अवेलेबल मटेरियल होते हैं उनमें मिल जाएगी, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटोरियम हो गया। ठीक है, जो हमारे फ्यूल में भी जैसे लीव्स हो गई, उनमें क्या होते हैं, नो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं। ठीक है, नाउ
थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न, एज यू नो दैट कि जब हम हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजिंग द टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई, तो उसे क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियर फ्यूज़न। जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्टली का वो स्लाइटली लेस होगा द मास ऑफ द टू उससे लाइटर न्यूक्लियाई से। जो प्रोडक्ट का मास कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ द सम ऑफ द मासेस ऑफ द लाइटर न्यूक्लियाई, जिसको हम क्या कर रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं। और जो एनर्जी रिलीज आएगी मास डिफरेंस के कारण, वो कैसे कहलाएगी, न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण कहलाएगी। ठीक है, तो अब हमने डिस्कस करेंगे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट लाइट पार्टिकल को फ्यूज़ करने से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही। फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन के लिया है, ठीक है, उसको हमने हाइड्रोजन के ही साथ क्या करवाया है, फ्यूज़ करवाया। तो हमें 2 हाइड्रोजन एटम को फ्यूज़ करके क्या मिला है, हमें हीलियम मिला है। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगा हमें, 2 इलेक्ट्रॉन विच आर पॉजिट्रॉन इन अ फॉर्म। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी 24.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मान लो हमने अब क्या ले लेते हैं, ड्यूटेरियम का ले लेते हैं। ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने इसके आइसोटोप के साथ करवाया, तब हमारे पास तब भी क्या होगा, हीलियम फॉर्म होगा। तब हमारे पास एक 1 न्यूट्रॉन एमिट होगा और 12.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है पर फ्यूज़न, ठीक है, इन एग्ज़ाम्पल, तो हमारी एनर्जी कितनी जरूरत होएगी, रिलीज़ होएगी, उससे क्या होगा, कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है, जो हमारे फिशन में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही थी वो थी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिशन, जब हम यूरेनियम के ऊपर क्या करवाते, बॉम्बार्डिंग करवा रहे थे न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, और जो हमारी फिशन से जो एनर्जी है वो बहुत ही लेस है एज कंपैरिजन टू द न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, बट द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द फ्यूज़न प्रोसेस हम क्या ले रहे हैं, लाइटर ले रहे हैं। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है पर यूनिट मास इन द फिशन इज मच लार्जर देन द एनर्जी रिलीज पर मास इन द न्यूक्लियर फ्यूज़न। मतलब हम जो जिसके ऊपर हम बॉम्बार्डिंग करवा रहे हैं वो भी हैवी पार्टिकल था, लेकिन फ्यूज़न में हम क्या ले रहे हैं, लाइट पार्टिकल ले रहे हैं। कंडीशंस क्या होगी हमारी फिशन की, जब हम न्यूक्लियर फ्यूज़न करवा रहे हैं लाइट पार्टिकल का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे हमें लेके आना पड़ेगा। अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 10⁻⁷ केल्विन लेना चाहिए। क्योंकि इन सच कंडीशन में न्यूक्लियाई क्या कर लेते हैं, पोजेस कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम देयर म्यूचुअल कोलम्बियन बैरियर। ठीक है, तो मतलब कि टेम्परेचर हाई होगा तो वो क्या होगा, ये निगलेक्ट हो जाएगा जो कोलम्बियन अट्रैक्शन होगा उनके बीच में। ठीक है, इसलिए इसको वेरी हाई टेम्परेचर पे रख देते हैं। और इन सब जो हमारी ये लाइट पार्टिकल्स की क्या हो रही है, जो फ्यूज़न हो रही है, उनमें क्या है, हमारे प्रोटॉन भी रिलीज होते हैं। ठीक है, और दीज प्रोटॉन मेक द रिएक्शन सेल्फ सस्टेन रिएक्शन। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हो गया। ठीक है, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और कार्बन न्यूट्रोजन नाइट्रोजन साइकिल है। तो ये एज हम क्या करते हैं, जो हमारा कार्बन C6 है वो एज अ कैटलिस्ट और नाइट्रोजन के लिए 14 के लिए एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, इसलिए ये सेल्फ सस्टेन रिएक्शन है।
ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास सन है, तो उसके अंदर जो दोनों साइकिल हैं, जो हमारे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल हैं और जो कार्बन न्यूट्रॉन साइकिल है, आर इक्वली प्रोबेबल, यानी उसमें दोनों हो सकते हैं। बट जो हमारे स्टार के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो सन के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए वहाँ पे क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होगा या फिर वो कार्बन न्यूट्रॉन साइकिल होंगे, यानी दोनों ही नहीं होंगे एक साथ। तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इन अदर स्टार्स हैविंग टेम्परेचर मोर देन सन। कुछ स्टार्स ऐसे भी होते हैं जिनका टेम्परेचर सन से भी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन साइकिल इज़ प्रोबेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये था हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न। थैंक यू।